खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नई शिक्षा नीति के तहत दिल्ली में 4 वर्षीय बीए व बीएससी की पढ़ाई करवाई जाएगी व एमए एमएससी करने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्ष पीएचडी करने का अवसर मिलेगा। यह कहना था स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे इंस्टीट्यूट ऑफ नेमो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोफेसर रमेश चंद्रा का। शनिवार को स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि उनके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में शीघ्र ही दाखिले शुरू किए जा रहे हैं, जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पालन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दिल्ली में 4 वर्षीय बीए व बीएससी की पढ़ाई करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि एमए व एमएससी करने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्ष में पीएचडी करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं सेमिनार में वैश्य महाविद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य पवन भुवानीवाला, प्राचार्य संजय गोयल ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। पहुँच के वैश्य कॉलेज के छात्रों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी देश के मेन स्ट्रीम में अपना पार्टिसिपेशन करें। और वो हो सकता है कि देखिए यहाँ से बहुत सारे सिविल सर्विस ऑफिसर्स निकले हैं और अभी विधायक जी ने बताया कोई गवर्नर भी यहाँ से बने हैं इस कॉलेज से निकल के। तो इतना ही नहीं, अब इनको देश के बाहर जाके विदेशों में भी इस जगह की पहचान बनानी चाहिए और एक साइंटिफिक टेम्पर इस कॉलेज में डेवलप होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक रिसर्च लेबोरेटरी सुरेश जी आज अनाउंस करें कि आज से एक रिसर्च लैब यहाँ काम करेगी। जो भी ज़रूरत होगी हम उसको गाइड करेंगे, उसके लिए पैसे दिलवाएंगे और बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर बनाने के लिए उनको रिसर्च के बारे में बताना जरूरी है। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की है वो सभी कॉलेजों में इसी साल से लागू हो रही है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बीएससी बीए में प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर दिया है, उसके लिए भी कॉलेज को तैयारी करनी पड़ेगी। अब कल से हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कॉलेज तैयार हैं कि अब 4 साल का बीए होगा, 4 साल का बीएससी होगा। तो उनके 4th ईयर में जो बच्चा है वो प्रोजेक्ट का काम करेगा। तो ये इस वैश्य कॉलेज भिवानी को भी बच्चों को तैयार करना पड़ेगा कि 4थे साल में वो अपना प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट करें। तो इसके लिए रिसर्च लैब कॉलेज में स्थापना करनी चाहिए और बाहर भी बच्चे जाएँ, और जो साइंस के बच्चे हैं वो दिल्ली में चले जाएँ, लखनऊ चले जाएँ, कर्नाटका चले जाएँ, चंडीगढ़ पास हिमाचल। और मोटिवेट करने का जो काम किया है हमारा कॉलेज उससे पीछे नहीं रहेगा। आपके दिशा निर्देशों के चलते हुए हम इस कॉलेज को पूरी हाइट पर लाने का काम करेंगे और कोई भी व्यक्ति जो इस कॉलेज से अपना संबंध रखता है उनकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस बात को लेके आगे बढ़ें और पूरे समाज के अंदर इसके लिए एक वातावरण भी तैयार करना पड़ेगा। और जो कुछ हाई क्वालिटीज़ के टीचर हैं उनको भी हमने यहाँ पे मौका देना पड़ेगा। और बच्चे यहाँ के बहुत होशियार हैं इस बारे में। तो मैं विधानसभा में भी 2-3 बार बोल लिया हूँ कि जेबीटी लगे तो सबसे अधिक बच्चे भिवानी जिले के लगे। अब भी जो सरकारी नौकरी पे लगे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में वो 1 नंबर पे भिवानी जिला है, उसके बाद किसी और ज़िले का नंबर आता है। हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों की जो अंदर की भावनाएं हैं उनको हम आगे लेके जाएं, जिससे पूरे भिवानी क्षेत्र का नाम आगे बढ़े और हमारा जो सिस्टम है वैश्य कॉलेज का वो भी अपने आप को ये चाहता है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय परिसर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने के विषय पर एक जागरूकता शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि 15 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस आयु में बच्चा कई तरह के शारीरिक, हार्मोनल व भावनात्मक दौर से गुजर रहा होता है, जिसके कई कारण होते हैं। कई बार इस आयु में विद्यार्थी निराशा का अनुभव भी करता है। ऐसे में अक्सर उसके मन में लगातार नकारात्मक विचार आते हैं और वह मित्रों व परिजनों से दूरी बनाए रखता है। इसे रोकने के लिए वह विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी भावनाओं को केवल अपने तक ही सीमित न रखे, इस बारे में वह अपने सगे संबंधियों
भाइयों व दोस्तों से बातचीत करें। परिजन भी आत्महत्या से संबंधित बातचीत को गंभीरता से ले। इस मौके पर महाराजा नीमपाल सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश धायल ने बताया कि युवा वर्ग में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें समय समय पर जागरूक करना अनिवार्य है। युवा बच्चे देश की प्रगति व विकास में सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सही व गलत बातों का पता समय पर लग जाएगा तो वे अपना लक्ष्य अवश्य पूर्ण करते हैं। इस अवसर पर शिविर में भाग लेने वाले बच्चों द्वारा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज में सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने आए हैं। 10 सितंबर 2022 को इसको मनाया जाता है। 10 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि हम इसमें सुसाइड प्रिवेंशन की जो अवेयरनेस है वो जनरेट कर सकें। ये हमने जगह इसलिए ली है क्योंकि इसमें यूथ है और हर साल जो वर्ल्ड में 7 लाख के लगभग डेथ होती है, भारत में भी 1,30,000 के आसपास डेथ होती है और 391 हर दिन भारत में भी इसकी डेथ होती है। हर 40 सेकंड के बाद एक डेथ हो जाती है और इनमें से जो 70% है वो मौतें 15 से लेकर के 19 साल के बच्चों में होती है। तो इनकी जो अवेयरनेस कि इनके प्रिवेंटिव साधन कौन कौन से हैं, इनको जब कारण का पता लग जाएगा तो उनसे बचाव भी हम संभव कर सकते हैं। तो इनमें डिस्कशन के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा और भाषण के द्वारा इनमें अवेयरनेस करवाने के लिए आज हम प्रिंसिपल साहब के कॉलेज में आए हैं। इनका बड़ा अच्छा सहयोग है, काफ़ी बच्चे आए हैं। आशा करते हैं सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जो सुसाइड की परिस्थितियां हैं वो होने से पहले ही उसका बचाव हो जाए। किसी लोगों में फाइनेंशियल लॉस की वजह से इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस के साथ में कुछ ह्यूमन लॉस हो जाता है। कोई अपने एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम की वजह से वो एग्जाइटी, डिप्रेशन और उसके जो दिमाग जो होता है वो सही डिसीज़न नहीं ले पाता। तो सही डिसीज़न के लिए हर स्टूडेंट को हमने अपने आप को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग जब भी बन सकता है वो अपनी प्रॉब्लम को दिमाग से सही कॉन्शियसली सोचे और उसको करने का सही तरीका अपनाएं। अगर हमारे एक्शन ठीक रहेंगे तो कार्य का आउटपुट भी ठीक होगा। इसीलिए जो 10 सितंबर 2022 का जो थीम है वो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये थीम भी WHO ने और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन दोनों का कलेक्टिवली जो थीम भी ऐसा ही है कि हमारे एक्शन के द्वारा सुसाइड प्रिवेंशन के लिए मोटिवेट करने के लिए कि भाई यूथ के अंदर जो है सुसाइड की प्रवृत्ति ना बढ़े। टीनेजर बच्चे जो हैं बड़े भावुक होते हैं, उनको एक्सपीरियंस इतना होता नहीं। वो इस भौतिक जीवन में कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं और वो गलत काम कर बैठते हैं। तो डॉक्टर साहब, CMO साहब यहाँ आए और बच्चों को यहाँ मोटिवेट किया, जिससे हमारे बच्चों में आगे अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने की शिक्षा मिली और कम से कम समाज में वो ऐसे प्रचार करेंगे कि भाई सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड सबसे बड़ा अपराध है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ है और परिवार को भी होगा दुख और जन की हानि जो है वो सबसे खतरनाक होती है। तो यूथ जो है वो समाज के अंदर ये प्रिवेंशन के तरीके भी बताएंगे और बच्चे को जब ठीक गलत का पता लग जाता है तो वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना सीखता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब अपनी टीम के साथ आए और इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ बच्चों का पेंटिंग का कंपटीशन भी करवाया, सिर्फ मोटिवेशन के लिए, ताकि बच्चों में एक अच्छी भावना जागृत हो और वो कल
कल शाम गांव बड़ेसरा के पास पुलिस द्वारा संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव व एक पिस्तौल स्विफ्ट गाड़ी से बरामद की गई। पुलिस ने आशंका जताई है कि लगभग 30 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि व्यक्ति 10 से 15 दिनों से काफी परेशान था। पुलिस की सूचना के अनुसार शुक्रवार को गांव बड़ेसरा में वह आ रहा था तो गांव में लगभग 3 किलोमीटर दूर डिस्ट्रीब्यूटरी के पास ग्रामीणों ने एक गाड़ी में एक शव को देखा। उसके ससुराल के लोगों को उसके बड़ेसरा में आने का पता नहीं था। इसके अलावा एक पिस्तौल, शराब की बोतल में चिप्स के पैकेट भी मिले। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति की हत्या हुई है या खुद ही गोली मारकर उसने आत्महत्या की है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या मामले में जांच की मांग करते हुए आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। जी कल दोपहर में हमारे पास पुलिस का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे स्विफ्ट गाड़ी में आपका भाई है, वो यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। हमें वहाँ आने पर पता चला है कि भाई इसको गोली लगी हुई है। इसमें पुलिस वालों ने थोड़ी झूठ बोल दी हमारे आगे और हमें ये कुछ 10-15 दिन से परेशान था किसी चीज़ के लिए। कोई फाइनेंस राशि का जोगिंदर जोगा हाल सीसाई निवासी, उसने इसके ऊपर दबाव बना रखा था पैसों के लिए। तो अब हमें पुलिस क्लियर करके दे इसमें हुआ क्या है, हमें वो चीज़ क्लियर चाहिए। मर्डर है या कोई और प्लानिंग है, हमें उस चीज़ की क्लियर चाहिए। तो कहाँ पे और कहाँ गए हुए थे भाई? ये सुबह 8 बजे घर से निकला है और उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं। 1:30 बजे हमारे पास पुलिस का ही फ़ोन आया है। उन्होंने सूचना कि हम पहुँचे 2:30-3 बजे तो उस टाइम मर अवस्था में थे। तो ये कहाँ का हादसा कहाँ हुआ है? ये हुआ बड़ेसरा से बिहानी रोड है, उसके ऊपर बड़ेसरा से 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद। चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में आज जेसीआई भिवानी डायमंड के द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जेसीआई भिवानी डायमंड के सभी सदस्यों ने भाग लिया और रक्तदान किया। वहीं इस अवसर पर जेसीआई भिवानी डायमंड के विकास अग्रवाल ने बताया कि 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जेसीआई भिवानी डायमंड टीम द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अवसर पर जेसीआई भिवानी डायमंड के विकास अग्रवाल ने बताया कि जेसीआई भिवानी डायमंड के द्वारा जेसीआई इंडिया के तहत नमस्ते सप्ताह के तहत 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। उसी कड़ी में आज भिवानी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान कैंप में जेसीआई के 20 वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। आजकल डेंगू की बीमारी फैली हुई है, उसी को देखते हुए ब्लड बैंक में जेसीआई भिवानी डायमंड के द्वारा रक्तदान का कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे सप्ताह नमस्ते इंडिया के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ साथ एक मेगा बूस्टर डोज कैंप का आयोजन भी आज किया गया है। इसके अलावा हुड्डा पार्क में मैराथन दौड़ भी आयोजन करवाई जाएगी, जिसमें पूरे शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। डायमंड द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे प्रधान श्री विकास जी अग्रवाल के अगुवाई में चल रहा है और लगभग 20 यूनिट आज हम लोग डोनेट कर रहे हैं। इससे ज़्यादातर हमारे जेसीआई के मेंबर्स और समाज सेवी है। और जेसीआई एक समाज सेवी संस्था है जो 7 दिन का रेगुलर प्रोग्राम करेंगी। कल एक छोटा बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जेंडर प्रोग्राम, बच्चों को एजुकेट करना लिंग के बारे में। जो लोग ये सोचते हैं कि लड़की कमज़ोर है या लड़का अच्छा है, उस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। इसी तरह 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा, वो हमारे प्रधान जी आपको डिटेल से बताएंगे। और मैं ये कहूँगा हर आदमी को ब्लड का डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन से कोई शरीर में कमज़ोरी नहीं आती। मैंने अपनी भी युवावस्था में कई दफ़ा ब्लड दिया हुआ है और इस ब्लड से आदमी का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, नया ब्लड बनता है और देश की एक सेवा होती है। आज जेसीआई भिवानी डायमंड चैप्टर द्वारा ब्लड बैंक के सिविल हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि जेसीआई इंडिया के द्वारा चलाई गई जो मुहिम है नमस्ते इंडिया, एक पूरे वीक है 9 से लेकर 15 सितंबर तक, जिसमें सेकंड डे आज हम बना रहे हैं जेसीआई वीक के अंदर, जिसमें हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन सिविल हॉस्पिटल भिवानी में किया गया है। और इसमें हमारे करीब 20 वॉलंटियर जो हैं अपनी ब्लड यूनिट आज देंगे
हम सबसे पहले तो उन वॉलंटियर्स को बधाई देते हैं कि समाज में उन्होंने आगे आके इतना अच्छा पुण्य काम किया। रक्तदान महादान है, जिससे किसी की भी लाइफ को बचाया जा सकता है। आजकल के युग में आपको पता है जैसे डेंगू चल रहा है और डेंगू में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो ब्लड जो डोनेट किया जाता है उससे किसी की भी हम लाइफ बचा सकते हैं। तो JCI भिवानी डायमंड द्वारा आज ये ब्लड डोनेशन का सफलपूर्वक आयोजन किया गया है। और ये पूरा जो वीक रहेगा, JC वीक जो रहेगा, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। JCI भिवानी डायमंड एक सामाजिक संस्था है, NGO है, और नेशनल JCI इंडिया के द्वारा जो प्रोटोकॉल्स आई हुई हैं पूरे वीक की, मैं एक बार उनका ब्रीफ मैं आपको देना चाहूँगा। 9 सितंबर को हमने वेस्ट मॉडल स्कूल में हमारे वैश्य संस्था के जो महासचिव हैं श्री पवन वानीवाला जी, इनकी अगुवाई में, और स्कूल में जो कमला गुरेजा प्रिंसिपल मैम हैं, हमने जेंडर इक्वलिटी का प्रोग्राम किया। उसमें लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव ना किया जाए, जो कि आजकल बहुत कम हो भी गया है, गाँव में भी कम हो गया है, बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। उसके बारे में हमने ट्रेनर को बुला के, डॉक्टर विनायक रस्तोगी हमारे मेन स्पीकर थे, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। डे 2 आज है 10 सितंबर, उसमें हमने ब्लड डोनेशन, BP शुगर कैंप, और उसके अलावा हमने वैक्सीनेशन ड्राइव, जो बूस्टर ड्राइव है कोरोना की, जो वेव कोरोना की अभी गई है और अभी और कोई वेव ना आ जाए उससे पहले एक 3rd बूस्टर ड्राइव जो हमने है वो आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमने चलाई। उसके अलावा है डे 3 जो कि कल है 11 सितंबर को, हमने साइकिलिंग योगा और लोकल गेम हमने ये आयोजन हुड्डा पार्क के आगे किया है, जिसमें श्री विजेंद्र पहलवान जो कि स्टीलमैन ऑफ इंडिया हैं, वो टग ऑफ वार हमारे मेंबर्स को, नॉन JCs मेंबर्स को एक कंपटीशन का कराएंगे, और उसमें साइकिलिंग डे भी रहेगा, और एक हम साइकिलिंग रैली पूरे शहर के अंदर निकालेंगे। भारत सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली को विशेष जिम्मेदारी प्रदान की गई है। यह कहना था केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के केंद्रीय योजना निर्देशक प्रोफेसर मुरली कृष्ण का। वहीं उन्होंने स्थानीय गौशाला मार्केट रोड स्थित श्री सनातक धर्म संस्कृति महाविद्यालय में आयोजित उपाधि वितरण समारोह में संस्कृत भाषा के महत्व को भी बताया। नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में तेजी आएगी। यह विचार स्थानीय गौशाला मार्केट रोड स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित उपाधि वितरण समारोह में केंद्रीय संस्कृत विद्यालय दिल्ली के केंद्रीय योजना निदेशक ने मुख्य अतिथि के तौर पर व्यक्त किए। समारोह के विशिष्ट अतिथि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर मदन मोहन तिवारी ने कहा कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत ही है। विद्यालय के प्रधान एवं पूर्व में प्रहलाद सिंह ने कहा कि संस्कृत भाषा को जन भाषा बनाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। यह संस्था वास्तविक धरातल पर संस्कृत भाषा के उत्थान का कार्य कर रही है। एक मुख्य वक्ता हरियाणा प्रादेशिक हिंदी सम्मेलन के महामंत्री आचार्य रमेश मिश्र ने कहा कि सरकार द्वारा अब तक संस्कृत भाषा की उपेक्षा की जाती रही है। हरियाणा में प्राचीन संस्कृत गुरुकुलों और पाठशालाओं में भी बहुत ही दयनीय स्थिति रही है और इसके लिए सुधार करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। आज का ये कार्यक्रम श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की ओर से जो विगत वर्ष परीक्षाएँ हुई, उनके छात्र छात्राओं को माल्यार्पण करने के लिए, उनको उपाधि देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे देश के प्रौढ़तम श्रेष्ठतम विद्वान डॉक्टर मुरली जी, डायरेक्टर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, और डॉक्टर मदन मोहन जी महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कैथल हमारे मध्य के अंदर, और दूसरे रोहतक विश्वविद्यालय के अधिकारीगण पधारे हैं। और मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर मुरली जी से कि वो अपने भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारत का पहचान संस्कृत भाषा और संस्कृति से है। यदि पूरा भारत में अनेक भाषाओं में एक भाषा सभी को एक तंत्र में जुड़ना है तो वो भाषा संस्कृत या हिंदी हो सकती है। इसलिए हमारा प्राचीन काल से भी संस्कृत भाषा अभी तक एक सनातन धर्म के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया। ऋषि महर्षियों ने संस्कृत में निहित वेद विज्ञान और विभिन्न प्रकार का वैज्ञानिक ग्रंथ, तालपत्र ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है, जिनका अध्ययन होना अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रकार की अनुसंधान के लिए प्रथम सोपान
संस्कृत महाविद्यालयों से गांव से होते रहे हैं। संस्कृत का छात्र इसी गांव से निकलकर बाहर आते हैं। इस प्रकार संस्कृत को बढ़ावा देने में जो विद्यालय सनातन संस्कृत धर्म संस्कृत महाविद्यालय जो प्रयासरत है, इसमें पढ़े हुए छात्रों को और अध्यापकगण को हम आभार प्रकट करते हैं और विशेषकर संस्कृत प्रेमियों को हम मैं डॉक्टर मदन मोहन तिवारी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय वेद विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज उपाधि वितरण समारोह के अवसर पे आए सभी विद्वानों के समूह में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। संस्कृति भारत की आत्मा है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। तो और भारत सरकार 2020 में जो शिक्षा नीति लेकर के आई है, उसमें भी हम देखते हैं कि भारतीयता को महत्व दिया गया है और भारतीयता के लिए संस्कृत और संस्कृति ये महत्वपूर्ण सोपान है। जैसा कि कहा गया है, बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं भारतम भारतम नहीं। इनके बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वस्तुतः हम अपने मूल से कहीं भटके हुए थे और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह हमें पुनः अपने मूल से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है और निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर अग्रसर होंगे। भारतीय शिक्षा नीति के माध्यम से संस्कृत उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेगा। 7 तारीख से लापता कृष्ण सिंह का शव 2 दिनों के बाद उनके ही खेत में पाया गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कृष्ण सिंह की खेत के पड़ोसियों से लड़ाई हुई थी। मृतक के भांजे जितेंद्र ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक कृष्ण सिंह के भांजे जितेंद्र ने बताया कि उसके मामा जी 7 तारीख से लापता थे, जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी। वह खेत में गए हुए थे और 2 दिन पहले खेत के पड़ोसियों से झगड़ा भी हुआ था। कृष्ण सिंह को शाम को उसके ही खेत में मृतक पाया गया था। जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि कल खेत के पड़ोसी आए और उन्होंने कहा कि उनके साथ ढूंढने चलते हैं और वो खेत में उसे ले गए और कृष्ण सिंह मृतक वहाँ पर मिला। वहीं पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। मेरा नाम दिनेश और जिनकी डेथ हुई मेरे मामा जी लगते थे और ये एक किसान थे। वहाँ पे पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ इनका 2 दिन पहले पानी पे लेके, और फिर घर से ये सुबह 11 बजे के करीब चले गए थे। तो हम रात को भी देखने गए खेत में और दिन में भी देखने गए थे और अगले दिन सुबह भी देखने गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला। उसके बावजूद वे पड़ोसी आते हैं जो खेत वाले और हमसे ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम आपके साथ ढूंढवाते हैं। जब वे हमारे साथ जाते हैं तो मेरे मामा जी वहाँ पे हमें डेथ हुई मिलती है। और हमारा मामा जी तो 1 दिन पहले गुम हुए थे, 9 तारीख का है और 9 तारीख का मामला है। 9 तारीख को हमारे मामा जी हमें वहाँ पे खेत में मिले हैं शाम को 6 बजे के। जब वे आ गए हम ढूंढवाते हैं तब मिले हैं, और जब हम ढूंढने गए थे तब हमें हमारे मामा जी नहीं मिले। हम बहुत बार ढूंढने के लिए गए थे वहाँ पे, 5-6 बार गए, सुबह भी गए, दोपहर को भी गए और शाम को भी गए। जब वे आए तब हमसे कहने लगे हमें कुछ नहीं किया, हमें पता नहीं, चलो हम साथ ढूंढवाते हैं। तब हमारे मामा जी हमें खेत में डेथ हुई हमें हमारे मामा जी की मिली और वहाँ पे उनके मामा जी के चोट पे निशान थे, नाक पे भी चोट के निशान थे, बुरी तरह से खून आया हुआ था और संगीत हालत में डेड बॉडी मिली हमें। मैं जितेंद्र सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह बसई महेंद्रगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ पे जो वाक़या हुआ है, श्री कृष्ण सिंह जो मृतक हैं वो मेरे सगे मामा जी थे। उनका 7 तारीख में किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ। उन्होंने मामा जी को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। मामा जी एज थे 65-70 साल के करीब जा रहे थे। तो वहाँ से मामा जी उनको कानूनी रूप से उनकी शिकायत करने का बोल के घर आ जाते हैं और पूरा वाक़या मेरी मामा जी को घर पे बताते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह 10:30 बजे मामा जी उनकी शिकायत करने का बोल के घर से निकलते हैं। 11 बजे जब मामी जी उनको फ़ोन करना चाहती है तो उनका फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर आता है। 2 बजे तक उनका सब इंतज़ार करते हैं, घर आ जाएंगे।
2 बजे तक भी घर नहीं आने के बाद उनकी चिंता के कारण हम तलाश शुरू करते हैं, आसपास की सब जगहों को देखते हैं पर वो नहीं मिलते हैं। अगले दिन फिर सुबह हम सब जगह खेतों में जहाँ पे उनका झगड़ा पड़ोसी के साथ हुआ था वहाँ पे भी ढूंढते हैं परंतु वो नहीं मिलते हैं। 9 तारीख को शाम को 5 बजे हम इसकी गुमशुदगी की याचिका पुलिस चौक की गुजरानी में लगाते हैं। उसके बाद 5:30-6 बजे घर पहुँचते हैं। जो विपक्ष पार्टी थी वो 6 बजे हमारे साथ आके उनको ढूंढने का आश्वासन देकर हमारी सहायता करने का बोल के हमको खेतों की तरफ लेके जाते हैं। धर्मवीर सिंह जो कि अंकित और जितेंद्र का पिताजी है वो सीधे हमें उसी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पे हमारे मामा जी का मृत शरीर पाया गया। उनके शरीर को देखते हुए हमें बिल्कुल संदेह है कि उनके साथ कोई गलत काम हुआ है, उनको शायद मारने के बाद वहाँ पे लाके गिराया गया है, क्योंकि ना तो उनके कपड़ों पे कोई मिट्टी के या कोई भी ऐसा निशान नहीं है, ना वहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस है जिससे कि कुछ ये लगे कि मामा जी ने मानसिक रूप से कुछ ऐसा कदम उठाया हो। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।